हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है गौरव शर्मा और ये हमारी मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन की सीरीज चल रही है। इसके अंतर्गत हमने एमपी के जनरल इंट्रोडक्शन और एमपी का गठन पढ़ दिया है। आज से हमारा एक नया यूनिट कह लीजिए, एक नया टॉपिक कह लीजिए स्टार्ट हो रहा है, और जिसे आप लोग जानते हैं भौतिक विभाजन के नाम से, फिजियोग्राफिक डिवीजन के नाम से। क्या हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, इसको देख लीजिए। हम समझेंगे सबसे पहले आपके पास कि ये भौतिक विभाजन होता क्या है, मतलब किसे हम लोग भौतिक विभाजन कहते हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा फिर हम लोग देखेंगे कि इसकी आवश्यकता क्या है, मतलब क्या ऐसा हुआ कि हमें फिजियोग्राफिक डिवीजन करनी पड़ी किसी भी जगह पर। और लास्ट में हम देखेंगे कि आपका जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश को हमने कितने भागों में बांटा है, किसमें, आपके पास फिजियोग्राफिक पार्ट में। ये 3-4 चीज़ें आज पढ़ने वाले हैं। लेक्चर की इम्पोर्टेंस आपको पता है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और इसके साथ में राज्य सरकार की जो भी पेपर होते हैं, राज्य सरकार के जो भी एग्जाम होते हैं, उनमें आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को और देखते हैं फिजियोग्राफी या भौतिक विभाजन। देखो, भौतिक विभाजन होता क्या है इसको समझिएगा। भौतिक, देखिए ऐसा लिखा रहता है आपके पास, ये एक वर्ड आपको दिखाई देगा, क्या, फिजिकल डिवीजन, और इसी के साथ में एक वर्ड हम लोग लिख देते हैं भौतिक विभाजन। ये इंग्लिश में है और ये इसका हिंदी रूपांतरण है। आपको इस तरीके से दिखाई देगा, क्या, भौतिक विभाजन। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी प्लेस की बात करें, जैसे कोई भी आपके पास देश की मैं बात करूं, या आपके पास ये प्रदेश है, इस प्रदेश की जो स्थानीय विशेषताएं हैं, और स्थानीय विशेषताओं का मतलब क्या है कि हमारे पास क्या क्वालिटी यहाँ पर पाई जाती हैं भौगोलिक रीजन में, इन सबको समझना पड़ता है। मतलब जैसे कोई आपके पास प्लेस है, ये मान लीजिए कोई एक देश है, अब इस देश में कहाँ पर आपके पास माउंटेन पाए जाते हैं, किधर आपके पास प्लेन एरिया है, कहाँ आपके पास डेजर्ट है, किधर आपके पास प्लेटू है, इन सब की वैसे तो हमको जानकारी होती नहीं, तो इसकी जानकारी हमें कैसे पता चलेगी, इसके लिए आपको उसकी फिजियोग्राफी को पढ़ना पड़ेगा। तो कोई भी देश या कोई भी प्रदेश आपके पास हो, उसके स्थानीय जो विशेषताएं हैं उनको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिजियोग्राफी की स्टडी करते हैं। इसके अलावा दूसरा, अगर हम लोग फिजियोग्राफी की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। मतलब ऐसा कौन सा रीजन है जहाँ पर हम लोग एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ऐसा कौन सा हमारे पास रीजन है जहाँ आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, ऐसा कौन सा रीजन आपके पास है जो हमारा मिनरल्स में रिच पाया जाता है। ये सारी चीज़ों को समझने के लिए भी आपके पास क्या है, फिजियोग्राफी इंपॉर्टेंट है। एक और इसका महत्व क्या होता है फिजियोग्राफी का, जैसे मान लीजिए ये आपके पास कोई एक पर्सन है एक, और ये रहता है आपके पास कहाँ पर, आइलैंड में, और आइसलैंड की हम लोग बात करते हैं, सॉरी आइलैंड नहीं, आइसलैंड में, ये आपके पास रहता है कहाँ पर, आइसलैंड में। और आइसलैंड आप सबको पता है एक ठंडा देश है। ये गलती से एक दूसरे देश बी देश में विजिट कर जाता है, और बी देश में जाकर इसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और बहुत सारी परेशानियां आप कह सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसको फेस करनी पड़ती हैं। और कारण क्या था, कारण ये था कि इसने यहाँ की जो भौगोलिक विशेषताएं हैं, इन भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन नहीं किया था सही तरीके से। मतलब क्या है, आइसलैंड आपके पास एक ठंडा देश है, और जब हम लोग बी की बात करते हैं, मान लीजिए ये एक आपके पास अफ्रीकन कंट्रीज थी, यहाँ टेम्परेचर बहुत हाई था, तो आइसलैंड वाला व्यक्ति हाई टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये इसके साथ क्या हुई, प्रॉब्लम हुई। अगर इसको समझ लेगा तो आपके पास क्या होता, ये यहाँ पर नहीं पहुँचता और ऐसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। मतलब देखो फिजियोग्राफी होती क्या है, जब भी हम लोग कोई भी आपके पास जो देश होता है, किसी भी रीजन की, एक देश के अंतर्गत आपको काफ़ी सारे पार्ट देखने को मिल जाएंगे। इनके जो स्थानीय विशेषताओं की हम लोग बात करते हैं, धरातलीय जो विशेषताएं होती हैं,
इनकी जब हम समझ विकसित करते हैं, इसी समझ को बोला जाता है फिजिकल डिवीजन, इसी को बोला जाता है भौतिक विभाजन। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम यह देखते हैं कि कहाँ आपके पास प्लेटू है, कहाँ प्लेन है, कहाँ आपके पास माउंटेन पाए जाते हैं, कहाँ डेजर्ट पाया जाता है। ये सारी की सारी चीजें आपको क्या होती हैं, समझ में आती हैं फिजियोग्राफी में। एक और इम्पोर्टेंस है इसकी कि हम एग्रीकल्चर लैंड को देख पाते हैं सही तरीके से, फॉरेस्ट वाले एरिया को एक तरीके से बाउंड्री कर पाते हैं सही तरीके से, मिनरल रिसोर्सेज का पता लगा पाते हैं, इससे फिजियोग्राफी पढ़ते हैं तब। और तीसरा मैंने आपको एग्जांपल दिया कि क्या इसकी मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है अगर आपको किसी भी क्षेत्र की बारे में जानकारी ना हो। जैसे आप अगर मूवी जाना पसंद करते हैं तो मूवी के बारे में सारी चीज़ें समझना पसंद करेंगे। जैसा मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि आप मालदीव चले आइए घूमने के लिए। अब मालदीव्स की सरकार ने तो अपने राज्य की अपने देश की फिजियोग्राफी ही नहीं की है, उसका फिजिकल डिवीजन ही उनको नहीं पता है, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि मालदीव्स में क्या पाया जाता है क्या नहीं पाया जाता। ये आपके पास फिजियोग्राफी क्या होती है मैंने आपको बताया, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है ये मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। ये एग्रीकल्चर में, इकोनॉमी में और टूरिज्म को बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसके आपके पास, फिजियोग्राफी की। आगे हम लोग बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो एमपी की जो भौतिक विभाजन है, अब इसको समझना स्टार्ट करते हैं और ये एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंस है इसकी। देखिए, जब भी हम लोग एमपी के भौतिक विभाजन की बात करते हैं तो मुख्यतः हमारा जो एमपी है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। मतलब अगर हम लोग 1956 की बात करें तो 1956 में हमने जो एमपी था, इस एमपी को मुख्यतः 3 पार्ट में आपके पास क्या किया था, डिवाइड किया था। ये 3 पार्ट आपके पास कौन कौन से हैं जब भी हम लोग बात करते हैं, तो एक हमारा मध्य का उच्च प्रदेश था, मध्य का उच्च प्रदेश, ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड की हम लोग बात करते हैं। दूसरा आपको यहाँ पर दिखाई देता है जो सतपुड़ा मेकल श्रेणी है, ये सतपुड़ा मेकल श्रेणी। और तीसरे नंबर पर आपको यहाँ पर दिखाई देता है पूर्व का पठार। तीसरे नंबर में आपको यहाँ पर दिखाई देता है पूर्व का पठार। और इसी के अंतर्गत आपके पास जो सीजी प्लेन्स की हम लोग बात करते हैं, ये सीजी प्लेन्स और सीजी आपके पास जो प्लेटू है, ये दोनों आपके इसी के अंतर्गत आते थे। मतलब मोस्टली हमारा जो 1956 है, इस 1956 में हमने एमपी को ये 3 मेजर पार्ट्स में आपका डिवाइड किया। एक मध्य का उच्च प्रदेश, एक आपके पास सतपुड़ा मेकल श्रेणी और एक आपके पास पूर्व का पठार प्लेटू ऑफ ईस्टर्न, है ना। इसमें हमने क्या किया था, डिवाइड किया था 1956 में। 1956 में आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि आपके पास जो 1947 है, मतलब 1947 से लेकर 1956 में क्या क्लासिफिकेशन था एमपी का, क्योंकि बहुत सारी किताबें आपके पास जो हैं ये पुराना क्लासिफिकेशन आपको बता देती हैं और फिर बच्चे क्या होते हैं, परेशान होते हैं। अगर हम लोग 1957 से लेकर 1956 के बारे में यहाँ पर बात करते हैं तो आपका जो एमपी है, इस एमपी को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट का मतलब क्या है, एक तो आपको यहाँ पर दिखाई देता है प्लेटू ऑफ दक्कन, जो आपके पास प्लेटू ऑफ दक्कन की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, दक्कन के पठार के बारे में बात करते हैं। और एक आपको यहाँ पर दिखाई देगा नॉर्थ प्लेन वाला रीजन। ये 2 फिजियोग्राफिक डिवीजन है एमपी के 1947 से लेकर 1956 के बीच में। और जब 1956 में इसकी सीमाएं निर्धारित की गई तो हमने इसको मोस्टली 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक आपके पास सेंट्रल हाईलैंड की हम लोग बात करते हैं, ये आपके पास क्या है, सेंट्रल हाईलैंड ऑफ इंडिया की हम लोग बात करते हैं। और ये दूसरा आपके पास जो है ये सतपुड़ा मेकल रेंज है। तीसरा हमारा जो है ये प्लेटू ऑफ ईस्ट की हम लोग बात करते हैं, या आप इसको ईस्टर्न प्लेटू के नाम से आप जानते हैं। पूर्व का पठार इसी का आपके पास क्या है, नाम है। 1947 से लेकर 56 तक हम इस तरीके से डिवाइड थे, प्लेटू ऑफ दक्कन मतलब दक्कन के पठार का भाग, और एक आपसे पूछा जाता था नॉर्थ प्लेन जो उत्तर के मैदान हैं इनका भाग। एक बार हम इन चीज़ों को
मैप में समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे किसको, कहानी को। बच्चों देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत परेशान कर रही है फिजियोग्राफी, आसानी से पढ़ते चलिएगा और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ये जो भी एग्ज़ाम आप देंगे, MPPSC, प्रीलिम्स, मेंस, व्यापम एग्जामिनेशन, हर जगह आपको हेल्प करने वाला है। 1947 से हमें कोई मतलब नहीं है, हम देखते हैं 1956 के बारे में। 1956 का आपके पास जो रीजन है, इस 1956 में आपका जो MP है, इस MP को इस तरीके से हमने डिवाइड किया था 3 पार्ट्स में। ये 1956 में 3 पार्ट देखिएगा। एक हमने ये वाला जो रीजन है यहां से इस तरीके से, ये हमारा था मध्य का उच्च प्रदेश, ये हमारे पास थी सतपुड़ा मेकल रेंज, और इसकी हम लोग बात करते हैं, ये हमारा था एक तरीके से ईस्टर्न प्लेटू। और कुछ किताबों में ये आपको थोड़ा सा अलग देखने को मिल जाएगा। ईस्टर्न प्लेटू और छत्तीसगढ़ का जो प्लेन है या छत्तीसगढ़ का जो पठार है, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। मतलब ये वाला जो आपके पास पूरा का पूरा रीजन है, ये आपको अलग दिखाई दे जाएगा, किसका, छत्तीसगढ़ वाला। मैंने यहाँ पर एक मोटा मोटा क्लासिफिकेशन किया है किसका, आपके पास 1956 का। हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि 2000 के बाद, देखिए 1956 में ये बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड था, लेकिन जब हम उसके और पार्ट करने की कोशिश करते हैं तो 9 इसमें क्या थी, फिजिकल डिवीजन थे। मतलब हम जब मध्य के उच्च प्रदेश को डिवाइड करते हैं, हम यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ का पठार है इसको डिवाइड करते हैं, ये मैदान में और पठार में 2 पार्ट में और डिवाइड हो जाता है। तो इन सबको मिलाकर मध्य प्रदेश को 9 भौतिक विभाजन भागों में बांटा गया था। अब हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है 2000 के बाद वाला, कि 2000 के बाद MP को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्योंकि 1956 से लेकर 2000 तक अलग कहानी चली। 2000 में आपका जो MP है इससे अलग कर दिया छत्तीसगढ़ को, तो जिसमें पहले 9 फिजियोग्राफिक रीजन आते थे, अब ये फिजियोग्राफिक रीजन क्या होंगे, आपके पास बदलेंगे। 2000 की हम लोग बात कर लेते हैं कि 1 नवंबर आपके पास जो 2000 है, इस 2000 में MP की क्या सिचुएशन है। तो मुख्यतः इसको हमने फिर 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक आपके पास वही है मध्य का उच्च प्रदेश, पहला पार्ट आपका वही रहेगा, मध्य का उच्च प्रदेश, सेंट्रल हाईलैंड है ना ऑफ इंडिया। दूसरा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, दूसरी वाली जगह रहेगी वो रहेगी सतपुड़ा मेकल श्रेणी, या हम लोग बात करते हैं सतपुड़ा मेकल रेंज। और तीसरा आपके पास रहेगा पूर्व का पठार, प्लेटू ऑफ ईस्ट। ये 3 पार्ट में आपके पास क्या था, डिवाइड था। ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं, एक बार इनको देख लीजिए। 2000 वाली जो सिचुएशन है इसमें बच्चों देखो बहुत बारीक चीज़ें हैं, इन बारीक चीज़ों को आसानी से समझते चलिएगा। अगर आसानी से नहीं समझोगे तो बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं यही प्रयास कर रहा हूँ इन चीज़ों को थोड़ा सा आसानी से एक्सप्लेन किया जाए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे बिना किसी परेशानी के कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बता सकते हैं। देखिए 2000 में हमने क्या किया, मोटे मोटे जो 3 पार्ट हैं बड़े लेवल पर, एक हमने इस तरीके से बना दिया ये वाला रीजन, और ये इसको हम लोग जानते हैं किसके नाम से, मध्य का उच्च प्रदेश। इसको हम लोग जानते हैं सतपुड़ा मेकल श्रेणी, और इसकी हम लोग जब बात करते हैं ये आपके पास है पूर्व का पठार। ये हमारा हाईलैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया की हम लोग बात करेंगे, और इसकी जब भी हम लोग बात करते हैं ये आपके पास सतपुड़ा मेकल रेंज है, ये प्लेटू ऑफ ईस्ट है। इन 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया था। अब आप देखिए हम फिजियोग्राफी क्यों करते हैं, ताकि किसी क्षेत्र विशेष की स्थानीय विशेषताओं को समझ पाएं। अब जो मध्य का उच्च प्रदेश है
इसमें यहाँ कुछ अलग कंडीशन पाई जाती हैं, यहाँ कुछ अलग कंडीशन पाई जाती हैं, यहाँ कुछ अलग कंडीशन पाई जाती हैं। तो ये वाला जो एरिया है ये सही तरीके से मेजर नहीं हो पा रहा था, हम इसको सही तरीके से समझ नहीं पा रहे थे। इसीलिए हमने क्या किया, इसके कुछ टुकड़े कर लिए। वो टुकड़े आपके पास क्या हैं, आप इनको समझने की कोशिश करिएगा। जो मध्य का आपके पास उच्च प्रदेश है, हमने इसको छोटे छोटों में पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक हमने यहाँ पर बना दिया मध्य भारत का पठार, अभी मैप में समझेंगे। एक हमने इसका हिस्सा बनाया मध्य भारत का पठार। दूसरा हमने इसका जो हिस्सा बनाया वो बनाया मालवा का पठार। तीसरा हमने जो इसका हिस्सा बनाया वो आपके पास बनाया बुंदेलखंड का पठार। चौथा इसका जो हिस्सा है वो है रीवा पन्ना का पठार। और पांचवा आपको यहां पर देखने को मिलेगा नर्मदा भ्रंश घाटी, नर्मदा रिफ्ट वैली। अब आप देखिए मोटे तौर पर जिसको हमने बांटा था कितने भाग में, 1, 2 और 3। अब अगर हम इसका बारीक अध्ययन करते हैं तो मध्य का उच्च प्रदेश 1, 2, 3, 4 और 5 पार्ट में डिवाइड हो गया, 6वां ये और 7वां ये। मतलब अगर 2000 में आप लोग बात करते हो तो मोटे तौर पर ये आपका 3 भागों में है। अगर आप इसको बारीक अध्ययन करना चाहते हैं तो आपके पास ये 7 भागों में है। मतलब जो 1956 में जिसके 9 प्राकृतिक विभाग थे उसमें छत्तीसगढ़ का पठार और छत्तीसगढ़ का मैदान दोनों चले गए कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में, और 7 हमारे पास रह गए। ये 7 कौन कौन से हैं देखिएगा, मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा भ्रंश घाटी, सतपुड़ा मेकल श्रेणी, पूर्व का पठार, प्लेटू ऑफ ईस्ट। ये 7 भौतिक विभाजों में बटा हुआ है कौन, आपके पास मध्य प्रदेश। अगर बारीकी से अध्ययन करते हैं तो आप इसको एक बार देख लीजिए। हमने मध्य प्रदेश को मोटे तौर पर 3 पार्टों में डिवाइड किया। एक मध्य का उच्च प्रदेश है, एक आपके पास सतपुड़ा मेकल रेंज है और तीसरा आपके पास क्या है, पूर्व का पठार है। ये वाला जो पोर्शन था मध्य का उच्च प्रदेश काफी बड़ा हो गया था, इसको हमने फिर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक हमने बना दिया मध्य भारत का पठार, एक हमने बना दिया मालवा का पठार, एक हमने बनाया बुंदेलखंड, रीवा पन्ना और नर्मदा भ्रंश घाटी। इसको हम लोग मैप में बनाते हैं और मैप में बनाने के बाद समझते हैं और सारी चीजें। उम्मीद कर रहा हूं बच्चे आपको समझ में आ रही होंगी। थोड़ा सा आपके पास क्या है, डिफिकल्ट पोर्शन होता है, थोड़ा सा परेशान करने वाला पोर्शन होता है, लेकिन बहुत आसानी के साथ बहुत सिंपल भाषा में हम इनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए एक एमपी का मैप बनाते हैं और इस मैप के थ्रू आप चीजों को आसानी से समझ पाएंगे। थोड़ा सा बड़ा बनाने के चक्कर में मैप उतना अच्छा नहीं बन पाया है जितना बनना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए थोड़ा सा, ताकि हम इस टॉपिक पर जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पर कर लें। थोड़ा सा आप क्या कीजिए, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। देखिए इसमें हमने पहले 3 पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं इसको, कि एक आपके पास जो रीजन है इधर वाला इस तरीके से, और एक हमारे पास जो रीजन है वो इस तरीके से हमने डिवाइड किया था। ये आपके पास सतपुड़ा मेकल रेंज, ये हमारे पास प्लेटू ऑफ ईस्ट की हम लोग बात करते हैं। पूर्व का आपके पास जो पठार है, इस पूर्व के पठार की बात करेंगे। ये हमारे पास मध्य का उच्च प्रदेश है। अब बच्चों समझना, जो मध्य का उच्च प्रदेश था इसके हमने कुछ छोटे छोटे भाग किए हैं। वो छोटे छोटे भाग कौन से हैं समझना इस चीज को। यहां से हमने क्या किया, एक लाइन निकाली इस तरीके से, और ये हमने एक पार्ट बना दिया ये वाला। इसी तरीके से हमने यहाँ पे दूसरा एक एरिया डिवाइड किया और यहाँ से आपके पास एक लाइन बना दी इस तरीके से, और ये हमने यहाँ पर बना दिया आपके पास क्या, एक दूसरा रीजन।
क्लियर है। यहां से हम अगर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस वाले रीजन में, अगर मैं इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं तो ये जो लाइन आपके पास है ये आपकी इस तरीके से क्या हो जाएगी, टच हो जाएगी यहाँ पर। तो एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट और पांचवा पार्ट, ये 5 पार्ट यहाँ पर बन जाते हैं। ये 5 पार्ट कौन से हैं समझिएगा इस चीज को। ये आपके पास है मध्य भारत का पठार, प्लेटू ऑफ सेंट्रल इंडिया। ये आपके पास है मालवा का पठार, इसके हम लोग जब भी बात करते हैं ये है प्लेटू ऑफ बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का पठार। और इसकी जब भी आप लोग बात करेंगे ये है प्लेटू ऑफ रीवा पन्ना। इसकी हम लोग बात करते हैं ये पूर्व का पठार है। और ये वाला आपके पास क्या है, नर्मदा रिफ्ट वैली है। ये आपके पास क्या है, नर्मदा रिफ्ट वैली है। देखिए मध्य प्रदेश को हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 और 7। सबसे ऊपर मध्य भारत का पठार, प्लेटू ऑफ सेंट्रल इंडिया, ये आपको दिखाई दे रहा है पहला वाला पोर्शन, इसे हम लोग जानते हैं प्लेटू ऑफ सेंट्रल इंडिया के नाम से। इसी का एक और नाम है मध्य भारत के पठार का, आप इसको जानते हैं जो मध्य का उच्च प्रदेश है उसी के नाम से। इसी को आप जानते हैं पूर्व का जो गंगा का मैदान है, मतलब उत्तरी आपके पास जो मैदान है, इन उत्तरी मैदान के नाम से या नॉर्थ प्लेन के नाम से हम लोग क्या करते हैं, इसी को जानते हैं। ये जो रीवा पन्ना का पठार है इसी का नाम है आपके पास विंध्यन कगारी प्रदेश। आपसे कोई पूछ सकता है कि जो विंध्यन आपके पास कगारी प्रदेश है, ये विंध्यन कगारी प्रदेश कौन सा है, हमारा रीवा पन्ना का जो पठार है, प्लेटू या रीवा पन्ना, ये पूर्व का पठार है। और इसी को आप लोग जानते हो बघेलखंड के नाम से, प्लेटू ऑफ बघेलखंड आपसे कोई पूछता है वो आपके पास कौन सा है, पूर्व का पठार है। याद रखिएगा ये आपके पास सतपुड़ा मेकल रेंज है, ये हमारे पास नर्मदा रिफ्ट वैली है। कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है, देखिए मालवा का जो पठार है बच्चे, ये 28%, 28% जो भाग है पूरे एमपी का, मतलब मध्य प्रदेश का जो एरिया है उस एरिया का 28% अपने पास लेकर चलता है। जब भी नर्मदा रिफ्ट वैली की बात करते हैं ये अपने पास 26.62% भाग अपने पास लेकर चलेगी। जब भी हम लोग सतपुड़ा मेकल रेंज की बात करते हैं ये 11% जो भूभाग है पूरे एमपी का अपने पास लेकर चलता है। जब भी हम लोग बात करते हैं मध्य भारत के पठार के बारे में, ये 10.68% का जो एरिया है अपने पास लेकर चलता है। बुंदेलखंड का आपके पास जो पठार है ये लेकर चलता है आपके पास 6.5%, कहीं कहीं आपको 7% भी देखने को मिल जाएगा। रीवा पन्ना के पठार की बात करते हैं ये 10.37% के पास एरिया अपने पास लेकर चलता है। और पूर्व के पठार की हम लोग बात करते हैं ये 7.7% का जो एरिया है अपने पास लेकर चलता है। ये एरिया मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एग्जामिनर आपसे पूछता है इनमें सबसे बड़ा भौतिक विभाग कौन सा है, आप बता सकते हैं मालवा का पठार। मालवा का पठार पूरे मध्य प्रदेश का जो एरिया है उस एरिया का 28%, 28% अपने पास लेके चलता है। मतलब सबसे बड़ा जो फिजियोग्राफिक रीजन हो गया ये मालवा का पठार हो गया, याद रखिएगा। दूसरे नंबर पर कौन आता है, नर्मदा रिफ्ट वैली, क्योंकि ये भी 26% के आसपास जो एरिया है अपने पास लेकर चलती है। तीसरे नंबर पर सतपुड़ा मेकल रेंज आता है जो 11% के पास भूभाग अपने पास क्या करता है, कवर करता है। देन हम जो मध्य भारत का पठार है या उत्तर का जो विशाल मैदान है इसके बारे में बात कर सकते हैं। फिर हम लोग बात कर सकते हैं रीवा पन्ना के पठार या प्लेटू ऑफ रीवा पन्ना।
देन हमारे पास आएगा पूर्व का पठार और फिर आता है बुंदेलखंड का पठार। तो दो क्वेश्चन आपको यहाँ पर याद रखने हैं। सबसे बड़ा फिजियोग्राफिक रीजन कौन है? मालवा का पठार। और सबसे छोटा आपके पास फिजियोग्राफिक रीजन कौन सा है? ये हमारा बुंदेलखंड का पठार है। देखिए फिजियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको नहीं समझोगे तो यहाँ की कंडीशंस को नहीं समझ पाएंगे। आज तो हम सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि फिजियोग्राफी क्या होती है। हम इसके हर एक पार्ट को, मतलब मध्य भारत का पठार एक सेपरेट लेक्चर लेंगे, बुंदेलखंड के पठार पर एक सेपरेट लेक्चर लेंगे, इन सब पर सेपरेट लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। आज आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझिए किसी फिजियोग्राफी की। इस 28% का मतलब क्या है ऐसे समझिए। आपका जो एरिया है, ये हम लोग बात करते हैं 308245, इसका 28% ही अपने पास लेकर चलता है। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। क्लियर है? तो देखो आज हमने क्या जाना, आज हमने जाना फिजियोग्राफी क्या होती है, इस फिजियोग्राफी की इंपॉर्टेंस क्या है, मध्य प्रदेश को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है, 1947 में क्या स्थिति थी, 1956 में क्या स्थिति थी और 2000 के बाद क्या स्थिति है, मतलब वर्तमान में हमारा क्या फिजियोग्राफिक रीजन है। इसको हमने काफी अच्छे से समझा है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं सारी चीजों का, ताकि आपको अच्छे तरीके से याद रह जाएं। देखिए फिजियोग्राफी क्या है। जब भी हम किसी क्षेत्र को उसकी स्थानीय विशेषताओं के आधार पर, मतलब अगर पर्वत पाए जाते हैं तो उसको हम लोग पर्वतीय एरिया कह देते हैं, अगर मैदान पाए जाते हैं तो समतल भूभाग कह देते हैं, अगर आपके पास पठार पाए जाते हैं तो पठारी एरिया कह देते हैं। जब भी किसी स्थान को या कोई भी आपके पास जो प्लेस है, इस प्लेस को लोकल इसकी जो क्वालिटीज हैं या स्थानीय इसकी जो विशेषताएं हैं, इन स्थानीय विशेषताओं के आधार पर अलग कर देना या स्थानीय विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त करना ही भौतिक विभाजन है, फिजियोग्राफी है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? जब भी हम लोग बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, तो इंपॉर्टेंस देखो ये है, एक तो हमें ये हेल्प करता है जो रिसोर्सेज हैं, इन रिसोर्सेज के बारे में जानकारी आपको प्रोवाइड कराता है। जब भी आपके पास डिजास्टर आता है तो इस डिजास्टर के टाइम पर अगर हमें पता है कि ऐसा कोई एरिया है जहाँ पर भूकंप ज़्यादा आते हैं, तो सरकार पहले से तैयार रह सकती है, यहाँ पर ऐसे प्रोग्राम चला सकती है कि डिजास्टर से कम नुकसान हो। ये आपकी इकोनॉमी में ही बड़ा हेल्पफुल होता है। टूरिज्म आपके पास जो है, इस टूरिज्म को क्या करता है, बढ़ावा देता है कि किस एरिया में कितने ज़्यादा यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस हैं, उसी के हिसाब से टूरिस्ट विजिट करते हैं। मतलब काफ़ी सारी इसकी आपके पास क्या है, इंपॉर्टेंस है। तो फिजियोग्राफी क्या होता है ये आपको समझ में आ गया, स्थानीय विशेषता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये भी हमने समझा था, ये भी आपको समझ में आ गया। अब हम लोग मध्य प्रदेश की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में 3 सिचुएशन मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाई हैं, और ये 3 सिचुएशन आपके पास क्या है। एक हम लोग बात करते हैं 1947, 1947 आपके पास जो है, इस 1947 की बात करेंगे। 1947 में जो एमपी है इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। एक आपके पास है उत्तर का विशाल मैदान, और एक हमारे पास है दक्कन का पठार। फिर हम लोग 1956 में गए। 1956 में जो आपके पास एमपी था, इस एमपी को मुख्यतः 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं? एक हम लोग बात कर देते हैं मध्य का उच्च प्रदेश, एक आपके पास आ जाता है सतपुड़ा मेकल रेंज, और एक आपके पास आ जाता है प्लेटू ऑफ ईस्ट। ये 3 पार्ट आपको देखने को मिलते हैं, और इसी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ वाले पोर्शन को कुछ लोग अलग भी बता देते हैं। तो 1956 में 3 या 4 आपको फिजियोग्राफिक रीजन देखने को मिलेंगे। फिर हम लोगों ने बात की थी 2000 के टाइम पर, क्योंकि हमारे लिए जो 2000 है वही इम्पोर्टेंट है। इस 2000 में हमारा जो एमपी है इसको हमने फिर 3 पार्ट में डिवाइड किया, और वो 3 पार्ट आपके पास कौन कौन से हैं, सेम है। एक आपको देखने को मिलेगा मध्य का उच्च प्रदेश, एक आपको देखने को मिलेगा मध्य का उच्च प्रदेश,
एक हम लोग बात करते हैं जो सतपुड़ा मेघल श्रेणी है इसके बारे में, और तीसरे नंबर पर हम लोग बात करते हैं पूर्व का पठार। अब देखो जो मध्य का उत्तर प्रदेश है ये काफी बड़ा था, इसके फिर हमने कुछ टुकड़े किए। इसमें एक आपके पास बना मध्य भारत का पठार, एक हमने बना दिया मालवा, बुंदेलखंड, नर्मदा और रीवा पन्ना का पठार। ये 5 भाग हमने यहाँ से बना दिए और 2 ये, तो टोटल आपका जो एमपी है ये 7 पार्ट में डिवाइड हो गया। इसका एक बार और रफली मैप बना लेते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, आसानी से याद हो जाए सब कुछ। देखिए इस तरीके से हमारा जो एमपी था इस एमपी को हमने मोटे तौर पर 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एक आपके पास है यहाँ पर देखिए सतपुड़ा मेघल श्रेणी, ये आपके पास जो नीचे वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है इस तरीके से, और ये 3 पार्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक को आप लोग जानते हैं सतपुड़ा मेघल रेंज के नाम से, और एक को आप लोग जानते हैं पूर्व के पठार के नाम से, प्लेटू ऑफ ईस्ट, और तीसरा आपके पास क्या था मध्य का उच्च प्रदेश। इसके हमने कुछ छोटे छोटे टुकड़े किए थे। कौन कौन से? एक यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ की थी, ये वाला आपका जो रीजन था इसमें, और यहीं से हमने एक और लाइन इस तरीके से बना दी थी, और इसी लाइन को हम जब नर्मदा रिफ्ट वैली बनाते हैं, इस नर्मदा रिफ्ट वैली के साथ में यहाँ पर इस तरीके से क्या होता है कनेक्ट कर दिया जाता है, तो एक पार्ट बन जाता है हमारा कौन सा रीवा पन्ना का पठार। और ये आपके छोटे छोटे भाग बन गए। ये बन गया मध्य भारत का पठार, ये हमारा बन गया बुंदेलखंड, ये हमारा बन गया रीवा पन्ना का पठार, ये आपके पास है प्लेटू ऑफ मालवा, ये हमारे पास नर्मदा रिफ्ट वैली। ये एमपी की क्या है फिजियोग्राफी है। तो उम्मीद कर रहा हूं ये लेक्चर्स आपको समझ में आ रहे होंगे। और इसमें एक और बात याद कर लीजिए, ये 28% है सबसे बड़ा, और ये आपके पास 6.7% या कहीं कहीं आपको 7% ये सबसे छोटा पार्ट अपने पास लेकर चलता है। आगे के जो लेक्चर्स रहेंगे हम एक पठार या 2 पठारों को एक साथ एक्सप्लेन कर देंगे ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। आप इस लेक्चर को देखिए और बेसिस को समझिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।